नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, शुष्क ड्राई सेल में एक विरूपणकर्ता यानी विद्युत के रूप में कार्य करता है। यानी जो ड्राई सेल है इसके अंदर जो विध्रुवक के रूप में हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखो, कार्बन का पाउडर नहीं, जिंक क्लोराइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीज डाइऑक्साइड सही है, सोडियम ऑक्साइड नहीं। तो जो शुष्क यानी ड्राई सेल है इसके अंदर विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा जाता है। तो राइट आंसर हो गया मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? शून्य, यानी किसमें? ए ऑप्शन में देखो शून्य है। अगला क्वेश्चन है, विभुमापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? यानी एक जो विभुमापी है उस पर क्या प्रयोग करके लोडिंग से बचा जा सकता है? ऑप्शन देखो, अल्टरनेटर नहीं, बैटरी नहीं, रेगुलेटर नहीं, ट्रिमर सही है। ट्रिमर क्या होता है? एक समायोजनीय कैपेसिटर होता है। ट्रिमर और पैडर दोनों ही समायोजनीय कैपेसिटर होता है। इसका प्रयोग इस पर किया जा सकता है लोडिंग प्रभाव से बचने के लिए। सतत करंट सोर्स नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, ट्रिमर। यानी ट्रिमर है वो एक समायोजनीय कैपेसिटर होता है, तो इसका प्रयोग करके विभुमापी पर लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लिप फ्लॉप या लैच ऐसी सर्किट, इस प्रकार का सर्किट होता है जिसमें कितने स्थिर स्टेट्स होते हैं? यानी एक फ्लिप फ्लॉप की कितनी स्थिर अवस्थाएं होती है? एक फ्लिप फ्लॉप की दो स्थिर अवस्थाएं होती है, या तो 0 या 1। यानी या सिग्नल नहीं है तो 0, मिल रहे हैं तो 1। यानी दो फ्लिप फ्लॉप की दो स्थिर अवस्था होती है, या तो 0 और या 1। तो इसमें संख्या पूछे यानी कितनी होती है? तो 2 होती है। यानी या तो 0 और या 1, तो दो स्थिर अवस्थाएं होती है। तो राइट आंसर हो गया 2। किसमें? बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो गया बी, 2। अगला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड प्रणाली को से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। यानी अंडरग्राउंड केबल है, अंडरग्राउंड जो प्रणाली है इसमें कितने वोल्ट तक हम अंडरग्राउंड सप्लाई दे सकते हैं? तो 66 केवी तक सप्लाई हम दे सकते हैं। 66 केवी से ज़्यादा पर हम अंडरग्राउंड में जो सप्लाई है वो नहीं दे सकते। तो 66 केवी तक की हम अंडरग्राउंड सप्लाई दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया 66 केवी। किसमें? डी ऑप्शन में देखो 66 केवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक इन्वर्टर्स है? यानी इन्वर्टर्स का से क्या कह रहा है कि विपरीत, यानी 180 डिग्री का फेज इन्वर्ट हो रहा है। यानी जो इनपुट है इससे आउटपुट का सिग्नल में 180 डिग्री का फेज इन्वर्स है। ऑप्शन देखो, कॉमन बेस एम्पलीफायर नहीं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर नहीं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं, ये सभी। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, यह सर्वाधिक प्रचलित यानी काम में लिया जाता है, और इसका जो फेज इनवर्स है यानी इनपुट से आउटपुट सिग्नल है वो 180 डिग्री विरूपित होता है। यानी देखो समझ लेते हैं हल्का सा इसको। मान लो कोई बनाकर ही देख लेते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का से क्या हो गया कि वह एम्पलीफायर जिसको इनपुट सिग्नल, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया एमीटर, इनपुट सिग्नल बेस और एमीटर को प्रदान करे और आउटपुट सिग्नल कलेक्टर और एमीटर से ले, तो वह हो गया कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। मान लो इस प्रकार से एक आरेख बनाकर समझ लेते हैं। ये हो गया प्लस VCC और ये हो गया मान लो ग्राउंड। तो इनपुट सिग्नल तो ये हो गया, ये तो हो गया इनपुट, और ये हो गए दोनों टर्मिनल आउटपुट के। इनपुट किन पर दे रहे हैं?
इनपुट दे रहे हैं बेस और एमीटर पर, बेस और एमीटर पर इनपुट दे रहे हैं और कलेक्टर और एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट में कलेक्टर सॉरी एमीटर है वो कॉमन है, तो ये हो गया कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब इसका जो इनपुट हम दे रहे हैं, मान लो इनपुट में इस प्रकार के सिग्नल दे रहे हैं, मान लो जो भी है, तो आउटपुट में इसका एकदम विपरीत इस प्रकार के सिग्नल मिलेंगे आउटपुट में। तो इनपुट से एकदम विपरीत मिलेंगे आउटपुट में, यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक या ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो इनपुट से आउटपुट का 180 डिग्री फेज इनवर्स होगा। तो यही पूछा है कि इनमें से क्या एक इन्वर्टर्स है, यानी फेज को इन्वर्स कर रहा है यानी विपरीत कर रहा है, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, यानी ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ये फेज इनवर्स है, 180 डिग्री का फेज इनवर्स करता है। राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को की आवश्यकता होती है, यानी कितने डायोड आवश्यक होते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर में, एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर में, यानी ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड्स की संख्या कितनी होती है। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड्स होते हैं। एक फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इसके अंदर डायोड्स की संख्या पूछी है कि कितने डायोड्स होते हैं, तो 4 डायोड्स होते हैं। इस प्रकार से बनाया जाता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये 4 डायोड, ये इनपुट एसी और ये आउटपुट डीसी। ये तो हो गया आउटपुट डीसी प्लस और माइनस, और ये हो गया फेज और न्यूट्रल इनपुट एसी। तो 4 डायोड 1 2 3 और 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। यही पूछा है एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो 4 डायोड्स की आवश्यकता होती है। यदि ये पूछ ले कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, हाफ वेव में 1 डायोड की आवश्यकता होती है। ये डायरेक्ट पूछ ले कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो फुल वेव में 2 डायोड की आवश्यकता होती है और एक यानी सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर होना भी आवश्यक होता है। और ब्रिज में पूछ ले तो 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसमें ब्रिज का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 डायोड्स, यानी किसमें सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का ऐसे क्या हो गया, अचालकत्व है, यानी विरोधक का गुण किस में अधिकतम होता है, यानी विरोध करने का गुण किस में अधिक होता है, यानी धारा प्रवाह में विरोध करने का गुण। वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी ऊर्जा को आगे पथ में जाने से रोकने का अंतराल किस में ज्यादा होता है। तो देखो धातु में, इंसुलेटर में, अर्ध धातु में, सेमीकंडक्टर में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर में, यानी इंसुलेटर में जो विरोध करने का गुण होता है वो ज्यादा होता है। तो राइट आंसर हो गया इंसुलेटर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में अस्तित्व रखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किन में अस्तित्व रखते हैं, प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में अस्तित्व रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो प्रयुक्त तरल पदार्थ है, इसमें कौन सा, ये जो दिए गए इनमें से कौन से का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखो, मिनरल तेल किया जाता है, ग्रीज नहीं किया जाता है, स्टार्च किया जाता है, सिलिकॉन लिक्विड्स किया जाता है, हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इसको कूलेंट के रूप में प्रयोग नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है, यानी ट्रांसफार्मर में आमतौर पर कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है, यानी कूलेंट के लिए जो तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, पशु तेल नहीं, मिनरल तेल सही है, वनस्पतिक तेल नहीं, फर्नेस तेल नहीं, खाना पकाने वाला तेल नहीं,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल तेल, यानी मिनरल तेल है, इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, यानी शीतलन के रूप में काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, मिनरल तेल। अगला क्वेश्चन है, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है? यानी सिलिका जेल जो सोडियम सिलिकेट की बनी होती है, इसमें पूछा है कि नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है? तो देखो, शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है, शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है, और यदि इसमें नमी आ जाती है यानी नमी युक्त हो जाती है तो हल्का सफेद गुलाबी हो जाता है, यानी लगभग हल्का गुलाबी कह सकते हैं इसे हम। तो इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। तो ऑप्शन देखो इसमें क्या होगा, नमी युक्त सिलिका जेल का पूछा है तो लाल, भूरा, गुलाबी, पीला या सफेद, तो गुलाबी हो जाएगा। यदि शुष्क का पूछता तो नीला होता। तो राइट आंसर इसमें नमी युक्त सिलिका जेल का पूछा है तो गुलाबी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कपलिंग आवर्ती प्रक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न होता है? यानी कपलिंग क्या होता है कि दो एम्पलीफायर को जोड़ने की एक विधि है, यानी दो एम्पलीफायर स्टेज को, यानी प्रथम एम्पलीफायर के आउटपुट को द्वितीय एम्पलीफायर के इनपुट से जोड़ना कपलिंग कहलाता है। अब कपलिंग कौन कौन सी होती है? आरसी कपल्ड भी होती है, डायरेक्ट कपल्ड भी होती है, इंपीडेंस कपल्ड भी होती है, ट्रांसफार्मर कपल्ड भी होती है। तो अब इसमें पूछा है कि वह कौन सा कपलिंग की विधि है जो न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है, यानी डिस्टॉर्शन, यानी विकृति या व्यवधान हम कह सकते हैं का मान न्यूनतम हो, तो वह है डायरेक्ट कपल्ड। यानी प्रथम एम्पलीफायर की आउटपुट स्टेज को डायरेक्ट द्वितीय एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज से जोड़ना डायरेक्ट कपल्ड कहलाता है। यदि इंडक्टर यानी इंपीडेंस ट्रांसफार्मर लगा देते हैं बीच में तो ट्रांसफार्मर कपलिंग, इंडक्टर लगाते हैं तो इंपीडेंस कपलिंग इंपीडेंस के द्वारा, और यदि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाते हैं तो आरसी कपलिंग हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट कपलिंग होगा। तो राइट आंसर हो गया सी, डायरेक्ट कपलिंग। अगला क्वेश्चन है, किसकी सुरक्षा के लिए उपकरण को अर्थिंग करना आवश्यक है? यदि एक धात्विक काय का उपकरण है तो उसको अर्थिंग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखो, वोल्टेज स्थिरता की सुरक्षा के लिए नहीं, ओवरलोडिंग की सुरक्षा के लिए नहीं, कम वोल्टेज की सुरक्षा के लिए नहीं, विद्युत झटकों से खतरों की सुरक्षा के लिए सही है। यानी वैद्युतिक आघात से बचने के लिए उपकरण की काय को अर्थिंग किया जाता है। और अगला ऑप्शन क्या, कंडक्टर के उच्च तापमान के लिए नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत झटकों से यानी वैद्युतिक आघात से बचने के लिए उपकरण को अर्थिंग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ की अच्छी निरंतरता देती है। एक अर्थ है वो अच्छा कंटिन्यूटी बनी है, इसका आशय क्या है? ऑप्शन देखो, उच्च प्रतिरोध, यानी अर्थ का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, नहीं। निम्न प्रतिरोध, सही है, निम्न प्रतिरोध होगा तो अर्थ की निरंतरता अच्छी रहेगी। ओपन सर्किट, नहीं। न्यूनतम चालकता, नहीं। उच्च चालकता, अब उच्च चालकता, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर? देखो, अर्थ की अच्छी निरंतरता क्या देती है? अर्थ का प्रतिरोध बहुत कम, यानी अधिकतम 1 ओम होना चाहिए, 1 ओम या 1 ओम से कम ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? निम्न प्रतिरोध अच्छी निरंतरता देता है। तो राइट आंसर हो गया बी, निम्न प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, आईई के नियम के अनुसार एक इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन को आपूर्ति की गई अधिकतम धारा के किस भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? यानी जो अपना कोई मान लो वायरिंग की हुई है तो वायरिंग में लीकेज करंट का मान कितना हो सकता है? तो लीकेज करंट का मान उस पथ में से जाने वाली जो अधिकतम धारा है, यानी उस बार की जो अधिकतम धारा है उसका 1/5000वां हिस्सा, यानी अधिकतम धारा का 1/5000वां मान लीकेज करंट में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/5000वां भाग। अब देखो, मान लो उदाहरण के तौर पर कोई परिपथ है जिसकी अधिकतम धारा, मैक्सिमम धारा है 100 एम्पियर, तो अब लीकेज करंट का मान क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे कि जो अधिकतम धारा है 100 एम्पियर है
तो 100 इंटू 1/5000, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा 1/50 और 1/50 का आशय क्या हो गया 0.02 एम्पियर। यदि मिली एम्पियर मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1000 से गुना कर दो, कितना 20 मिली एम्पियर हो रहा है, 20 मिली एम्पियर। तो इस यदि अधिकतम बार का मान 100 एम्पियर है तो लीकेज करंट का मान 20 मिली एम्पियर हो सकता है। तो इसमें केवल ये अनुपात पूछा है कि क्या होगा, तो यानी जो अधिकतम करंट है उसका 1/5000 में हिस्सा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/5000, किसमें ई ऑप्शन में है, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा 1/5000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक शिलेनियम है, यानी अर्धचालक की क्या खासियत है। तो देखो अर्धचालक क्या होता है, सामान्य अवस्था में अर्धचालक धारा प्रवाह में बहुत ज्यादा उच्च विरोध प्रस्तुत करते हैं और इसे इंस्टेंसिंग सेमी अर्धचालक कहते हैं, यानी नोज या इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यदि इसमें चालक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो यदि ये अशुद्धि मिला हुआ अर्धचालक एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर कहलाता है। यदि इसमें त्रिसंयोजी प्रकार के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है तो वह पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, अर्धचालक बन जाता है। और यदि पंचसंयोजी प्रकार के यानी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, यह अशुद्धि मिला दी जाती है तो यह एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इसमें केवल अर्धचालक के बारे में पूछा है, तो अर्धचालक सामान्य अवस्था में अर्धचालक नोज अर्धचालक या इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कौन इनमें से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का नहीं है, कौन सा। सिनेमा प्रोजेक्टर में यानी आर्क लैंप प्रयोग किया जाता है, तो आर्क यानी कार्बन का ही होता है जो आर्क लैंप होता है वो, तो सिनेमा प्रोजेक्टर में फिर कार्बन इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। GLS लैंप यानी जनरल लाइटिंग सिस्टम लैंप, द GLS लैंप में टंगस्टन फिलामेंट वाला लैंप काम में लिया जाता है, तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड नहीं प्रयोग किया जाता है। ड्राई सेल शुष्क सेल में कार्बन की छड़ प्रयोग की जाती है, तो ये भी है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। CFL इसमें भी कार्बन प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया GLS लैंप, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। GLS यानी जनरल लाइटिंग सिस्टम लैंप है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड न प्रयोग करके टंगस्टन का इलेक्ट्रोड या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया बी, GLS लैंप है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी सर्किट है, संयुक्त सर्किट होता है जिसके निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है, यानी एक श्रेणी सर्किट संयुक्त सर्किट होता है जिसमें किसके रूप में एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है। तो ऑप्शन देखो, फ्लॉप्स, काउंटर्स, प्रतिरोध, एक्यूमुलेटर्स, शिफ्ट रजिस्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी शिफ्ट रजिस्टर के रूप में एलिमेंट लगा होता है, तो राइट आंसर हो गया शिफ्ट रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, किसमें बाइनरी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है, यानी बाइनरी सूचनाओं को स्टोर किन में किया जाता है। ऑप्शन देखो, फ्लिप फ्लॉप्स, इसमें बाइनरी सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है, यानी कर सकते हैं। लेस इसमें कर सकते हैं, रजिस्टर्स इसमें कर सकते हैं, मेमोरी सेल इसमें भी कर सकते हैं। ये सभी यानी जो दे रखे ये चारों उपरोक्त सभी, तो ये सभी सही होगा फिर। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो दे रखे यानी फ्लिप फ्लॉप्स, लेंस, रजिस्टर्स और मेमोरी सेल, इन सभी में बाइनरी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया ई, ये सभी। तो ये था जो 25 अगस्त का प्रथम पारी का जो पेपर, नेक्स्ट जो पेपर है वो आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।